स्टूडेंट्स, मंडे मॉर्निंग और हम सब तैयार हैं होम साइंस की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास के लिए। बच्चों, इस ऑनलाइन क्लास में हम सब पढ़ेंगे वर्क, लाइवलीहुड एंड करियर। आवर यूनिट 1 वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे कार्य, आजीविका तथा जीविका। पर आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की। द एसएमएस शेड्यूल। हम सब ने अपने हाथ धोते रहना है साबुन और पानी से, अपना मास्क पहन के रखना है और सभी से, इवन अपने दोस्तों से, हम सब ने 2 गज की दूरी मेंटेन करके रखनी है। बच्चों, गाइडलाइंस आपके सामने हैं, दिशा निर्देश, इन सबको आप जानते ही हैं, पर मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि आप चैट बॉक्स का प्रयोग केवल प्रश्न पूछने या पूछे गए प्रश्न के उत्तर देने के लिए ही प्रयोग करेंगे। और आइए अब हम बताते हैं एक्नॉलेजमेंट्स। दिस प्रेजेंटेशन, इसमें जितनी भी इमेजेस, फोटोग्राफ, कंटेंट इत्यादि यूज हुए हैं, दे आर यूज्ड ओनली फॉर टीचिंग पर्पसेस and disclaimer is that if any discrepancy or inadvertent error is noted in the presentation, it would be rectified accordingly. आइए बच्चों, अब हम मिलते हैं अपने आज के फैसिलिटेटर से। मैं हूं रितु खेर, लेक्चरर होम साइंस, एसओई मदनपुर खादर, और मेरे साथ हैं शिल्पी गोयल, लेक्चरर होम साइंस, एसकेवी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। A very good morning, dear students and teachers. And this is our team home science. Our team coordinator Pratibha Goyal from Core Academic Unit, Directorate of Education, Manju Sharma from SKV Rajouri Garden Extension, Mamta Chaudhary from Gargi SKV Green Park Extension, Shaili Gandhi GG SSS, and Ruchi Singh from GG SSS Nathupura. Wow, these are the results of our quiz 8. बच्चों, 12,681 students have scored a perfect 10 out of 32,518 students. A very, very big congratulations to all of you. Very well done, बच्चों. And अब हम आते हैं the first 10 perfect scorers, जिन्होंने फटाफट अपने क्विज 8 को कंप्लीट किया और perfect 10 भी स्कोर किया। Lovely Gautam from GG SSS Tajpur Pahadi Badarpur, Ayush Mishra from GSV Lancers Road, Parvati from SKV Basai Darapur, Komal from SOE Madanpur Khadar, Gulnaz from GG SSS Samalkha, Neha Verma from RSKV Lakshmi Nagar, Sneha Gupta from SKV Aya Nagar, Namra Khatun from GSV Lancers Road, Sonal from GG SSS Kakrola, and Prerna Swaraj from SKV Badli. Well done, bacho. Keep up the spirit always. And now we come to our unit 1. बच्चों, हमारा unit 1 है work, livelihood and career, कार्य, आजीविका तथा जीविका। बच्चों, हम सबको मालूम है कि कोरोना के चलते हमारा सिलेबस स्लैश किया गया है, कम करा गया है फॉर द सेशन 2020-21। आइए अब हम देखते हैं कि हमारे इस यूनिट में कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं हमारे कोर्स में। सबसे पहले कार्य और अर्थपूर्ण कार्य, कार्य, जीविका तथा आजीविकाएं, भारत के परंपरागत व्यवसाय, कार्य, आयु और जेंडर, कार्य के संबंध में जेंडर मुद्दे, स्त्रियों और उनके कार्य से संबंधित मुद्दे और सरोकार। फिर हम इसी में पढ़ेंगे कार्य के प्रति मनोवृत्तियां और दृष्टिकोण, आजीविका के लिए जीवन कौशल, आजीविका के लिए जीवन कौशल के साथ साथ हम कार्यस्थल पर आवश्यक प्रक्रियाएं और कौशल सॉफ्ट स्किल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सुकार्यकी की परिभाषा और आवश्यकता, सुकार्यकी के लाभ और उद्यमता परिभाषा और उसकी विशेषताएं। बच्चों, जब आप ये यूनिट फिनिश करेंगे तो आपके अधिगम उद्देश्य क्या होंगे, आप क्या क्या समझ सकेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट। अर्थपूर्ण कार्य, आजीविका, जीविका और स्वेच्छावृत्ति के महत्व को आप समझ पाएंगे। उन मनोवृत्तियों और अधिगमों को समझ पाएंगे जो जीविका अवधि के दौरान आजीविकाओं में योगदान देती हैं। परंपरागत व्यवसायों और विशेष समूहों जैसे महिलाओं, बच्चों और बड़ों के संबंध में मुद्दों के प्रति हम संवेदनशील हो सकते हैं और स्वस्थ कार्य परिवेश की विशेषताओं का वर्णन हम आप सब कर सकेंगे। अब हम अपना
यूनिट स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर के टाइटल से, यानी कि वर्क से। कार्य वह तेल है जो समाज रूपी मशीन के लिए स्नेह का काम करता है। और बच्चों, कार्य को हम दो रूपों में देख सकते हैं। कार्य प्रत्येक मनुष्य के द्वारा किया जाता है। हर एक एलिमेंट प्रकृति का कार्य से जुड़ा होता है, और जब वह कार्य करता है तो अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि करता है, यानी कि कार्य हमें आजीविका और लाइवलीहुड भी प्रदान करता है। लेकिन बच्चों, बहुत से ऐसे कार्य भी हैं जो केवल लाइवलीहुड या पैसा कमाने के लिए ही नहीं किए जाते, बल्कि समाज में योगदान भी देते हैं। जैसे हमारी मदर और हमारे सोशल वर्कर्स, जो हमारे समाज के लिए योगदान देते हैं। और कई बार लोग अपने इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन को शांत करने के लिए, अपनी खुशी के लिए भी कार्य करते हैं। तो इसलिए बच्चों, कार्य हमेशा पैसा कमाने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और विश्व के लिए किया जाता है। तो इसी कंटेक्स्ट में हमें समझना होगा कि अर्थपूर्ण कार्य क्या है। बच्चों, अर्थपूर्ण कार्य समाज और बहुत सारे लोगों के लिए उपयोगी होते हैं, जो जिम्मेदारी के साथ किए जाते हैं। और अर्थपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए वो कार्य आनंद भी प्रदान करता है। इस कारण कार्य का परिणाम हमेशा अर्थपूर्ण और सफल होता है। बच्चों, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं कार्य करने के, ये सभी जानते हैं। कार्य उद्देश्य के साथ ही किया जाता है। तो कार्य के उद्देश्य क्या क्या है, जल्दी से हम देखेंगे। कार्य नए संबंध बनाता है, अपनी पहचान बनाता है। कार्य द्वारा व्यक्ति बहुत सारी कौशलों और कलाओं को सीखता है, वृद्धि करता है, अपनी विशिष्ट प्रतिभाओं और कौशलों का विकास करता है, समाज के प्रति लगाव की भावना भी विकसित करता है, अपने आत्मसम्मान को बढ़ावा देता है, आत्मविश्वास विकसित करता है, साथ ही साथ व्यक्ति कुशलता का बोध करता है और वित्तीय लाभ पाता है। तो इसी तरह से बच्चों, अर्थपूर्ण कार्य के बहुत सारे परिणाम होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि अर्थपूर्ण कार्य हमेशा परिणाम के साथ होता है और वह संतोष की अनुभूति कराता है। तो अर्थपूर्ण कार्य आत्मविश्वास जगाता है, स्वयं का महत्व जागृत करता है, स्वयं के जीवन में सुधार का कार्य करता है, समाज की परिस्थितियों में सुधार करता है, और सबसे महत्वशील है, व्यक्तिगत विकास में मदद भी करता है। तो बच्चों, कार्य बहुत सारे कारकों द्वारा प्रभावित भी होता है। ये तो हम सब जानते ही हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आयु और लिंग, अवसर की सुलभता, वैश्वीकरण, भौगोलिक स्थिति, वित्तीय लाभ और पारिवारिक पृष्ठभूमि। अब बच्चों, हम चलेंगे कार्य के परिप्रेक्ष्य पर, यानी कार्य को देखने का नजरिया सबका अपना अलग अलग होता है और सबके अपने उद्देश्य भी अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्क एज अ जॉब, यानी कार्य आजीविका के रूप में। तो ऐसा कार्य जब कोई व्यक्ति आजीविका के रूप में करता है, तो उसे उस कार्य के द्वारा आय प्राप्त होती है, यानी वह आय उसको अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए प्राप्त होती है, और उस आय के द्वारा वह संतोष, सेटिस्फैक्शन प्राप्त करता है। मतलब ये आय उसके कार्य करने की प्रेरणा का स्रोत है। लेकिन जब कोई अन्य वही कार्य जीविका के रूप में किया जाता है, तो जीविका के द्वारा व्यक्ति आनंद प्राप्त करता है और अपने प्रॉपर अच्छे से खूब एफर्ट्स लगाकर उसी फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, खूब उन्नति करता है, व्यवसायिक पद पाता है, और ये पद उसको संतुष्टि प्रदान करता है। बच्चों, यहाँ पर आय उसको मिल रही है, कार्य वही है, लेकिन इसके साथ ही जो व्यवसायिक पद है, उसकी उन्नति है, उसको संतोष प्राप्त कराती है। यहीं पर हम किसी कार्य को जब मनपसंद कार्य के रूप में देखते हैं, तो ये कार्य करने वाले व्यक्ति को आंतरिक और उत्कृष्ट उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है, यानी उसकी अंतर्मन उसको यह कार्य की प्रेरणा देता है। बच्चों, हम इस वर्क पर्सपेक्टिव को एक बहुत अच्छे उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। आप यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं, 3 पिक्चर्स देख रहे हैं, और 3 पिक्चर्स में लगभग एक ही तरह का कार्य किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे वर्क एज अ जॉब एंड लाइवलीहुड, यानी नौकरी और जीविका के रूप में किया जाने वाला कार्य। और इसके साथ
एक पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारी लेडीज बुटीक पर स्टिचिंग का काम करती हैं, यानी इस कार्य के द्वारा उनको इनकम मिलती है और ये इनकम उनके फैमिली के लिए, फैमिली की लाइवलीहुड के लिए बहुत जरूरी है और ये अपने खर्चे चलाती हैं। तो इनको मिलने वाली आय इनके कार्य की प्रेरणा है, यानी नौकरी और जीविका के रूप में यहाँ पर कार्य किया गया है। लेकिन यही आप दूसरी पिक्चर देख रहे हैं जो कार्य जीविका के रूप में किया जा रहा है, और यहाँ पर भी कुछ लेडीज काम कर रही हैं, गारमेंट इंडस्ट्री में ही है और बड़ा मन लगाकर कार्य करती हैं, प्रोन्नति पाती हैं, व्यवसायिक प्रतिष्ठा पाती हैं, और ये आय और व्यवसायिक प्रतिष्ठा उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है। यहीं पर जब एक लड़की अपने कार्य से इतना लगाव शो कर रही है, उसको इतना अच्छा लग रहा है, आनंद महसूस हो रहा है, तो ये उसकी इनर फीलिंग्स मतलब इंटरनल हैप्पीनेस ये कार्य को प्रदर्शित करती है। तो जीविका के रूप में मनपसंद कार्य, यहाँ पर ये लड़की आय भी प्राप्त करेगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त करेगी, लेकिन साथ ही साथ अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में सेटिस्फैक्शन भी प्राप्त करेगी। तो बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो है भारत के परंपरागत व्यवसाय। बच्चों, हमारा देश विविध संस्कृतियों वाला देश है और यहाँ पर अलग अलग तरह के व्यवसाय हैं, जैसे कृषि, बुनाई, मछली पकड़ना, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्रीज, वास्तुकला और भारतीय पाक प्रणाली तथा मसाले। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आज हमारी पिंकी रानी अपने ज्ञान के पिटारे में हमारे लिए क्या बटोर कर लेकर आए हैं। ना कोई है राजा, ना कोई है रानी, फिर भी है एक बात बतानी। तो चलो चलते हैं और सुनते हैं मेरी जुबानी। ये मेरी छोटी बहन चिंकी है। चिंकी, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, यहाँ देखिए, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। कितने सुंदर खेत हैं, कितनी सुंदर फसलें हैं। पर इन फसलों का क्या होता है दीदी? प्लीज बताओ ना दीदी, मैं भी जानना चाहती हूँ अपने भारत देश के परंपरागत व्यवसायों के बारे में। अरे चिंकी, बताती हूँ, तुम इतना परेशान मत हो। पहले तो मुझे ये बताओ, क्या तुम जानती हो भारत के परंपरागत व्यवसाय कौन कौन से हैं? नहीं दीदी, कोई बात नहीं चिंकी, मैं तुम्हें बताती हूँ। भारत के परंपरागत व्यवसाय यानी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस ऑफ इंडिया कृषि, मछली पकड़ना, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, बुनाई, कसीराकारी, चित्रकला तथा विशिष्ट पाक प्रणाली है। इन सब के बारे में मैं तुम्हें संक्षिप्त में बताऊंगी। हाँ दीदी, बताओ ना। कृषि, एग्रीकल्चर, आदिकाल से लेकर आज भी कृषि ही भारत की अधिकतर जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय है। इसका सबसे प्रमुख कारण भारत की जलवायु परिस्थितियों का कृषि के लिए अनुकूल होना है। भारत में अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग जलवायु के अनुरूप किसी प्रदेश में किसान ज्यादातर नकदी फसलें, फल, सब्जियां, दालें, गेहूं इत्यादि उगाते हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में आर्थिक महत्व वाली फसलें जैसे कि चाय, कॉफी, रबर इत्यादि उगाए जाते हैं। भारत में कृषि के प्रति ग्रामीण क्षेत्रों के रुझान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज भारत विश्व में काजू, नारियल, अदरक, काली मिर्च तथा हल्दी इत्यादि का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अरे वाह दीदी, ये तो भारत देश के लिए बहुत गर्व की बात है। हाँ चिंकी, यह तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मछली पकड़ना कृषि, सदियों से मछली पकड़ने के व्यवसाय के विकास का मुख्य कारण भारत की विशाल समुद्री तटरेखा है। हैंडीक्राफ्ट, आजकल के समय में विदेशों में भी भारतीय हस्तशिल्प और कलाओं की बहुत मांग है। शिल्प कला जैसे आभूषण बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, कसीदाकारी, बुनाई, रंगाई, काष्ठ शिल्प, धातु शिल्प, कंगा शिल्प, मूर्ति कला, टेराकोटा इत्यादि बनाना ग्रामीण जनता की जीविका का प्रमुख साधन बन गया है। उड़ीसा की सोला शिल्प, कर्नाटक की चन्नपटन की मूर्तियां, पत्थर की मूर्ति कला, महाराष्ट्र की वर्ली आर्ट तथा राजस्थान की कठपुतली शिल्प विश्व भर में प्रसिद्ध है। अरे वाह दीदी, ये हस्तशिल्प कला तो बहुत ही रोचक है। हाँ चिंकी, विविंग, भारत में ग्रामीण स्तर पर बुनाई एक कुटीर उद्योग है और विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ हर राज्य के अपने विशिष्ट वस्त्र, कसीदाकारी और परंपरागत परिधान होते हैं। ये क्षेत्र विशेष की जलवायु और जीवन शैली का प्रतीक होते हैं। भारतीय वस्त्रों की विदेशों में बड़ी मांग है। इंडियन क्विजीन एंड स्पाइसेस,
उत्पादक तथा निर्यातक रहा है। आज भी भारतीय मसालों की देश विदेश में जबरदस्त मांग है। भारत में अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार पाक प्रणालियां प्रसिद्ध है, जैसे केरल का इडली डोसा, राजस्थान की दाल बाटी, बिहार का लिट्टी चोखा, पंजाब की मक्के दी रोटी संग सरसों दा साग तथा गुजरात की ढोकली और भी बहुत सारी अनगिनत पाक प्रणालियां हैं। वास्तुकला, विजुअल आर्ट। भारत के विभिन्न भागों में वास्तुकला की विभिन्न क्षेत्रीय शैलियां देखने को मिलती हैं, जो अलग अलग धर्मों को दर्शाती है। विभिन्न उपासना स्थलों और मकबरे युक्त महलों, समाधि स्थलों इत्यादि के पत्थरों पर कुशलता से गढ़ी हुई, कांसे या चांदी में ढाली हुई, टेराकोटा या लकड़ी की बनी हुई अथवा रंगों द्वारा चित्रित कई प्रकार की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। इसमें से ज्यादातर भारत की विशाल धरोहर के रूप में संभाल कर रखी गई हैं। तो देखा चिंकी, हमारा भारत कितना समृद्ध है। हमारे भारत में कितने सारे व्यवसाय हैं और सभी व्यवसाय एक से बढ़कर एक हैं। अरे वाह दीदी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा भी आया। पर काश ऐसा होता कि मैं इन सब जगह घूम पाती और इनको देख पाती। हाँ चिंकी, हम ऐसे ही नई जानकारियाँ लेते रहेंगे और खूब मजे करेंगे। थैंक यू दीदी। वाह, बहुत खूब। इतने सारे व्यवसाय, इतनी सारी कलाएं, कितना समृद्ध देश है हमारा। पिंकी और चिंकी ने तो मिलकर आज हमें पूरे भारत देश की कलाओं का भ्रमण करा दिया। लेकिन बच्चों, हम भारतीयों का कर्तव्य है कि हम अपने परंपरागत व्यवसायों में सुधार करें। ये परंपरागत व्यवसायों में सुधार की आवश्यकता हमें क्यों है? हमें अपने स्वदेशी ज्ञान को बनाए रखने के लिए अपने व्यवसायों में सुधार की आवश्यकता है। इसके साथ ही बच्चों, बहुत सारे लोग आज के समय में भी अपनी आय उत्पादन के लिए हमारे परंपरागत व्यवसायों पर ही निर्भर हैं। तो इस आवश्यकता को बनाए रखने के लिए भी हमें सुधार की जरूरत है। आज भी हमारे बहुत सारे जीविका के अवसर परंपरागत व्यवसायों के ऊपर भी आधारित है और बहुत सारी संभावनाएं हमारे परंपरागत व्यवसायों से जुड़ी हुई हैं। हमारा देश विविधताओं से भरा है। इस लोकतांत्रिक वातावरण में विविधता को बनाए रखने के लिए भी परंपरागत व्यवसायों में सुधार की आवश्यकता है। और बच्चों, लगातार आज आप देख रहे हैं समय के साथ टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है, तो क्यों ना हम अपने सुधार के तरीकों में इन टेक्नोलॉजीज को, इन तकनीकियों को हम इंक्लूड करें और इसके थ्रू हम इसमें इनोवेशंस का प्रयोग करें। जैसे हम अपने परंपरागत व्यवसायों में, कला और क्राफ्ट में और बहुत से व्यवसायों में हम नए डिजाइन बनाकर अपनी कलाओं को संरक्षण और परिष्करण नीतियों द्वारा नयापन देकर, पर्यावरण हितैषी कच्चे माल का उपयोग करके, प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करके और परंपरागत ज्ञान का संरक्षण करके भी बच्चों हम सुधार कर सकते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है बौद्धिक संपदा अधिकारों का रक्षण। बच्चों, भारत में नहीं बल्कि इस एक्ट को पूरे विश्व भर में लागू किया गया है और इसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा सा समझेंगे ये है क्या। जब कोई भी व्यक्ति, संस्था किसी भी आर्ट, पेंटिंग, लिटरेचर, डिजाइन, मशीन या किसी भी ट्रेडमार्क को ओरिजिनली बनाती है और उसे बनाने के बाद पेटेंट करा लिया जाता है या रजिस्टर करा लिया जाता है, जिससे उसकी संपदा का रक्षण हो सके और उसे किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा बिना परमिशन के प्रयोग न किया जाए, तो इसी वजह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बनाया गया है। और बच्चों, गवर्नमेंट इनको और अच्छे से प्रमोट कर रही है, जिससे हमारा देश और नई नई तकनीकों का सृजन करे। और बच्चों, ये है बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। हमारे सभी बच्चे किसी न किसी स्थानीय क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, तो सभी बच्चे जरा अपनी परंपरागत कलाओं, शिल्पों और पाक कलाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करें और अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ शेयर करके खूब मजा लीजिए। हाँ तो बच्चों, अब हम आते हैं कार्य आयु और जेंडर पर। बच्चों, अभी जब आप अपने परंपरागत व्यवसायों के बारे में पढ़ रहे थे और आप एक्टिविटी भी अपनी करेंगे, तो आपको ये समझ आएगा कि अलग अलग कार्य अलग अलग आयु और अलग अलग जेंडर के लोग उसको पूरा करते हैं। इसलिए हम सबसे पहले तो ये समझेंगे कि सेक्स और जेंडर में क्या अंतर है। बच्चों, किसी भी वर्कफोर्स जो कार्य करते हैं उनको हम वर्कफोर्स बोलते हैं,
उनके सदस्यों की आयु और उनका सेक्स, उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, यहाँ तक कि समाज और राष्ट्र के कार्य की पद्धति पर भी निर्भर करता है। इसलिए अब हमें सेक्स और जेंडर में क्या अंतर है ये समझना होगा। सेक्स क्या है? सेक्स बायोलॉजिकल फीचर्स हैं, हेरिडिटरी एसेट्रा है, उस पर निर्धारित होता है। सेक्स अनुवांशिकी, जननांगों इत्यादि के आधार पर जैविक वर्ग से संबंधित है। जबकि जो जेंडर है, जेंडर सामाजिक पहचान पर आधारित होता है। सेक्स का बाहरी प्रमाण प्राथमिक अंगों या जननांगों से होता है, जबकि हर सोसाइटी समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएं तय करती है उसके विभिन्न जेंडरों में क्या व्यवहार है और वो क्या क्या कार्य करेंगी, वो हमारा समाज निर्धारित करता है। बच्चों, जब हम इन आयु और कार्य पर आते हैं तो स्त्रियां जो हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स बनाती हैं, उनसे उनके कार्यों से संबंधित बहुत सारे मुद्दे देखने में आते हैं। जैसे श्रम बाजार में अवसरों की कमी है, लेस अपॉर्चुनिटीज इन द लेबर मार्केट। बच्चों, जो स्त्रियां होती हैं उनको इतने अपॉर्चुनिटीज और अवसर नहीं मिलते हैं जितने कि पुरुषों को मिलते हैं। महिलाओं की स्थिति के सुधार में कमी रहती है और मुख्य कमाई करने वाला सदस्य हमेशा पुरुष को ही माना जाता है। स्त्री को कभी भी मुख्य कमाई करने वाला सदस्य नहीं माना जाता है भारत के परिवारों में। तनाव और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्त्रियां इतना कार्य करती हैं, तनाव में रहती हैं और उनके स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। कार्यस्थलों पर सुनिश्चित सुरक्षा उन्हें नहीं प्रदान की जाती है। जेंडर भेदभाव रहता है। अभी जब हम जेंडर के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों, तो मैंने आपको बताया कि जेंडर के जो कार्य करते हैं वो हमारा समाज डिसाइड करता है और ये भेदभाव स्त्रियां बहुत अच्छे से देख पाती हैं अपने साथ। फिर मातृत्व लाभ, स्त्रियां जिन कार्यस्थलों पर कार्य करती हैं वहां से उनको मातृत्व लाभ नहीं मिलते हैं जब वो मां बनती हैं। और बच्चों की देखरेख के लिए सामाजिक सहायता भी उनको नहीं मिलती है। जब वो कार्य करने जाएं तो वो अपने बच्चों की देखभाल के लिए क्या कर सके वो नहीं कर पाती हैं। बच्चों, इसके लिए स्त्रियों महिलाओं के लिए सरकार द्वारा बहुत से हित में उनके पहल शुरू करे गए हैं। संवैधानिक अधिकार अधिनियम और सरकारी पहल जो हैं वो अभी से ही नहीं, बहुत समय पहले से सरकार स्त्रियों के लिए कार्य कर रही है। जैसे 1948 में फैक्ट्री अधिनियम लागू किया गया, 1951 में बागान श्रम अधिनियम लागू किया गया और खाद्यान्न अधिनियम 1952 में लागू किया गया। इन सब में स्त्रियों के लिए स्पेशल प्रावधान बनाए गए। फिर हम आते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ESI पर, कर्मचारी राज्य बीमा योजना। इसके द्वारा स्त्रियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उनको जहां पे वो कार्य करती हैं वहां से बीमा का प्रावधान करा जाता है। फिर बच्चों हम आते हैं इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट पर, समान पारिश्रमिक अधिनियम। बच्चों, ये NPA नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर विमेन के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड एम्प्लॉयमेंट उनके से पारित किया गया है और इसके अधीन पुरुषों और महिलाओं को एक समान काम कार्य करने के लिए बिल्कुल सेम सैलरी या पे दी जाती है। फिर बच्चों हम लास्ट में आते हैं आर्टिकल 16(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(1) ये राज्य के अधीन रोजगार संबंधित समानता का अधिकार देता है स्त्रियों को और सरकार द्वारा गारंटी भी दी जाती है कि स्त्रियों को ये अधिकार दिया जाएगा। इसके साथ ही बच्चों हम आते हैं अब अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि हमारी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट योजना है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। बच्चों हम यहाँ दो योजनाओं का पढ़ेंगे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये दोनों योजनाएं बालिकाओं के लिए हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अगस्त 2004 में प्रारंभ हुई और सर्व शिक्षा अभियान समग्र शिक्षा के अंतर्गत इसे चलाया जा रहा है। देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में इसको चलाया जाता है, स्पेशली बालिकाओं के लिए। ये भारत सरकार के
शिक्षा के अधिकार को लागू करने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। बच्चों अब हम आते हैं केजीबीवी के उद्देश्यों पे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के उद्देश्यों पे। ये बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना करते हैं और इनका लक्ष्य समूह वो होता है जहां पे बालिकाएं जो भी कभी विद्यालय में दाखिल नहीं हुई हैं या फिर विद्यालय छोड़कर चली गई हैं, नेवर एनरोल्ड और ड्रॉप आउट गर्ल्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस। बच्चों बालिकाओं को इसमें प्रवेश करने के लिए प्रवेश स्तर के लिए 6 महीने या 1 साल तक का सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स का अध्ययन करना होता है और उसके बाद प्रवेश स्तर जो कि कक्षा 6 है वो उसमें प्रवेश कर सकती हैं। बच्चों इसमें केजीबीवी में जो एग्जिट लेवल है वो कक्षा 12वीं है, जो बहुत से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में ऑलरेडी शुरू हो चुका है पर कईयों में अभी भी सेटअप हो रहा है। इसके बाद हम आते हैं बच्चों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम पे। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, बेटी शिक्षित पूरी शिक्षा। बेटी युग को नए दौर की आओ लिखे नई कहानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पानीपत हरियाणा में इसका शुभारंभ हुआ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्रियान्वयन 3 मंत्रालयों द्वारा इकट्ठा होकर करा गया, जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से विख्यात है। बच्चों अब हम आते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्यों पर। ये योजना बालिकाओं के लिए है, तो सबसे पहले पक्षपाती लिंग चुनाव की प्रक्रिया का उन्मूलन करना इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। फिर बालिकाओं का अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका दूसरा उद्देश्य है, और लिंग अनुपात में सुधार लाना, ये तीनों बालिकाओं के लिए ही उद्देश्य हैं। इसके और उद्देश्य भी बालिकाओं के लिए हैं पर वो उनकी शिक्षा से रिलेटेड हैं। बालिकाओं के लिए श्रेष्ठ शिक्षा सुनिश्चित करना, भारतीय समाज में लैंगिक रूढ़िवादी सोच को तोड़ना, जो हमारे देश में रूढ़िवादी सोच है कि पुरुष ही आगे बढ़ सकता है, उसको तोड़ना। आप एक पिक्चर में बहुत सुंदर एक पिक्चर है जिसमें एक महिला सीढ़ियां, सक्सेस की सीढ़ियां ऊपर चढ़ती जा रही है और रूढ़िवादी सोच को हमें इसको तोड़ रही है। फिर बच्चों हम आते हैं बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए एक समग्र वातावरण का बढ़ावा देना। अब बच्चों ये सशक्तिकरण है क्या, ये हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। बच्चों महिला सशक्तिकरण, इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे अपने आदर्श उद्यमी श्री किरण मजूमदार शॉ के द्वारा। ये एक प्रख्यात महिला उद्यमी है जो बाइकॉन इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक हैं। इन्हें 1989 में पद्म श्री से अवार्ड किया गया और 2005 में पद्म भूषण भी इन्हें मिला। बच्चों किरण मजूमदार शॉ जी हमारे EMC के लाइव इंटरैक्शंस में भी 7 अक्टूबर को आई थी, जो SCRT के द्वारा करे जा रहे हैं। आप सब EMC को तो जानते ही होंगे, 11th में भी आपने एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट करिकुलम देखा ही होगा। और भी बहुत सारी महिला उद्यमी हैं जैसे सविता सर्विया, वंदना लूथरा, शहनाज हुसैन, ब्लॉसम कोचर, ये सारी ऐसी महिला उद्यमी हैं जो हमारे देश की महिलाओं को पूरे विश्व में ऊंचा उठा रही हैं। इसके बाद हम आते हैं बच्चों अपने संगठित क्षेत्र में। संगठित क्षेत्र वो होता है जहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। महिलाएं केवल अकेले ही आगे नहीं बढ़ती जा रही हैं, वो अपने आप सबको एक गुट बनाकर भी आगे बढ़ रही हैं। इसका एग्जाम्पल है श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़, जो कि 1959 में आरंभ हुआ और 1966 में इसको एज अ उद्योग रजिस्टर भी कराया गया। बच्चों ये ऑर्गेनाइजेशन ये ऑफ बाय एंड फॉर द विमेन है, महिलाओं के लिए और उनके द्वारा बनाई गई संगठन है। इसको सर्वश्रेष्ठ गांव उद्योग से सम्मानित भी किया गया। दिस वाज अवॉर्डेड द बेस्ट विलेज इंडस्ट्री ऑल्सो। आई एम श्योर आप सबको लिज्जत पापड़ का नाम तो मालूम ही होगा क्योंकि आजकल ये घर घर में इसका नाम विख्यात है।
बच्चों इसके साथ अब हम आते हैं बस टाइम पे, जिसकी आप सब वेट कर रहे होंगे। फटाफट अपना चैट बॉक्स खोलिए और उसमें आंसर करिए। Which of this is a government initiative in favor of the girls under सर्व शिक्षा अभियान समग्र शिक्षा? इनमें से कौन सी पहल सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान समग्र शिक्षा के तहत लड़कियों के पक्ष में है? ऑप्शन ए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV, या फिर ऑप्शन बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBP। बच्चों जल्दी से बताइए, ऑप्शन ए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय या ऑप्शन बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन सी ऐसी पहल है जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत लड़कियों के पक्ष में है? जल्दी से बताइए शिल्पी मैम, एनी आंसर्स कमिंग? यस मैम, बच्चों ने आंसर लिखना शुरू किया है चैट बॉक्स में, मैं देख पा रही हूँ। और शबनम, बद्री, अमर, रमन, हितेश, साहिल, बहुत सारे बच्चों ने सबसे पहले अपने आंसर्स दिए हैं। गुलफशा, इन सभी बच्चों ने अपना आंसर दिया है। और जिन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है बच्चों, वेरी वेल डन। द करेक्ट आंसर इज ए, यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इज द राइट आंसर। और ये वही पहल है जो सरकार द्वारा बालिकाओं के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत शुरू की गई है। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ। कार्य क्या है बच्चों? कार्य वह सेट ऑफ एक्टिविटीज है जो किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। और कार्य के प्रति हमारी मनोवृत्तियां, हमारा एटीट्यूड ये प्रदर्शित करता है कि हम अपने कार्य में कितने सफल हो सकते हैं। तो कार्य द्वारा हमें संतोष मिलता है या असंतोष मिलता है। और कार्य बहुत सारे कारकों पर निर्भर होता है, हमारी मनोवृत्तियां। जैसे कि हम देखेंगे कार्य की दिनचर्या हमारे कार्य में संतोष या असंतोष प्रदान करती है। कार्य से मिलने वाला वेतन भी हमें संतोष या असंतोष प्रदान कर सकता है। स्वास्थ्य संबंधित अच्छी आदतें भी हमें संतोष और असंतोष प्रदान करती हैं। और काम में आनंद तो बच्चों ये तो बट नेचुरली है कि हमें सेटिस्फाइड करता है। तो इसी को हम थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू। तो बच्चों यहाँ आप देखेंगे जब कार्य के प्रति आपका सकारात्मक दृष्टिकोण है तो आपको ऐसे कार्य से संतोष मिलता है। ये आपकी कार्य उत्पादकता में वृद्धि करके आपके कार्य जीवन की गुणवत्ता को इम्प्रूव करता है। और वहीं पर एक जगह जब आपका दृष्टिकोण आपके कार्य के प्रति नकारात्मक होता है तो आपको कार्य से असंतोष की प्राप्ति होती है। और आप बच्चों किसी भी कार्य को बस करके कैसे भी कार्य हो जाए इसे समझ लेते हैं और ये कार्य में आपको डिससैटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराता है। इसी के साथ बच्चों हम पढ़ेंगे लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स क्या हैं? जीवन कौशल हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जीवन कौशल हमारी हम क्वालिटीज होती हैं जो हमें जीवन की चुनौतियों का, जीवन की परेशानियों का समय समय पर सामना करने में सक्षम बनाती है। और बच्चों सबसे मजे की बात तो ये है कि जीवन कौशलों को अपने जीवन में अपनाने के लिए कोई स्कूल नहीं होता। ये हमें अपने जीवन में, व्यवहार में, समय के साथ साथ अपने अनुभवों के साथ साथ हम अपने जीवन में अपनाते जाते हैं, सीखते जाते हैं। तो ये जीवन कौशल कौन कौन से हैं? स्व जागरूकता, संप्रेषण, निर्णय लेना, सृजनात्मक व आलोचनात्मक चिंतन, मनोभावों से जूझना, परानुभूति, अंतरवैयक्तिक संबंध, समस्या सुलझाना और तनाव से जूझना। ये सभी हमारे जीवन कौशल हैं जो हमें जीवन में सफल बनाते हैं और जीवन भर हमारे साथ चलते हैं। तो बच्चों आप जीवन कौशलों को एक बहुत अच्छे कंसेप्चुअल मॉडल के साथ समझ सकते हैं। आप देखिए फर्स्ट बॉक्स में आप देख पा रहे हैं ज्ञान, अभिवृत्तियां और मूल्य। जब ये सभी जीवन कौशल के साथ मिलते हैं तो ये हमारी योग्यता और व्यवहार को परिवर्तित करते हैं, यानी योग्यता और व्यवहार को इम्प्रूव करके हमारी सकारात्मक हेल्थ को, पॉजिटिव हेल्थ को डेवलप करने में मदद करते हैं और नकारात्मक विचारों को, नकारात्मक व्यवहार को दूर रखते हैं। और इन सब का परिणाम क्या होता है कि हम अपने किए गए कार्य में सक्सेस होते हैं।
और अपने जीवन में बैलेंस स्टेब्लिश कर पाते हैं, अपने बीच, अपने परिवार के बीच, अपने कार्य के बीच, अपने मनी, वर्क और एजुकेशन सभी के बीच हम बैलेंस स्टेब्लिश कर पाते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारी सॉफ्ट स्किल्स क्या क्या हो सकती हैं। कार्यस्थल पर कार्य करने के लिए हमें बहुत सारी स्किल्स का होना जरूरी है, ये तो सभी को पता है। जैसे कम्युनिकेटिंग क्लियरली, स्पष्ट संप्रेषण, आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कम्युनिकेशन का सहारा लेते हैं, और ये कम्युनिकेशन लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे बोलते समय, लिखते समय या एक्सप्रेस करते समय आपको इन सब चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी के साथ जब आपको अपने काम करने के लिए सोचना पड़ता है, अपने विचारों को अपने काम में इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, तो ऐसे में आपकी थिंकिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्रिटिकल होनी चाहिए, जिससे आप अपने कार्य को अच्छे से कर पाए। साथ ही आप अपने कार्य करते समय और भी बहुत सारे कौशलों को अपने अंदर सीखते हैं, अपने अंदर इनकलकेट करते हैं। तो ऐसे में आपको सीखने का गुण भी होना बहुत जरूरी है। बच्चों ये प्रवृत्ति होती है, एटीट्यूड होती है, जो हमें कार्य को सक्सेस की तरफ लेकर जाती है। इसी के साथ मिलजुल कर काम करने वाले लोग, टीम में काम करने वाले लोग हमेशा सफल होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ाते हैं और कार्य के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करते हैं। बच्चों अभी हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए बिल्कुल नया है, वो है अर्गोनॉमिक्स, यानी कि सुकार्य की। बच्चों आप नाम से ही समझ पा रहे हैं सुकार्य की क्या है। सु मतलब अच्छा, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने के लिए आपका जो वातावरण है वो आपके कार्य के अनुकूल होना। बच्चों सुकार्य की एक दो वर्ड से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड से, टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है अगोन। अगोन मतलब होता है काम, और नॉमिक्स मतलब नेचुरल लॉज, इसको मानव कारक अभियांत्रिक भी कहते हैं, ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग भी इसको कहा जाता है, और ये हमारी वर्क एनवायरनमेंट को डेवलप करने में मदद करता है। बच्चों ये एक एडजस्टमेंट है ह्यूमंस का, ह्यूमंस के साथ मशीनों का और उसके वर्क स्टेशन का। इसके बिना हम अपने कार्य को अच्छे से नहीं कर सकते। एर्गोनॉमिक्स द्वारा ह्यूमन एफिशिएंसी को बढ़ाया जाता है, ह्यूमन की क्षमता को बढ़ाया जाता है, जिससे वे अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर सके। बच्चों एक इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर है जिसमें दो पर्सन बैठे हैं, इनके अलग अलग पोस्चर हैं। यहाँ पर आप ग्रीन कलर से देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक पोस्चर में बैठे हुए हैं। इनकी चेयर की लेग्स, इनकी चेयर का साइज इनकी बॉडी के साइज के अनुकूल है, और ये अपना कार्य प्रॉपरली कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर स्टेशन मिला हुआ है। लेकिन यही आप एक दूसरी पिक्चर में एक अन्य व्यक्ति को बैठे हुए देखे हैं, जिसमें इनकी चेयर आप देखिए, चेयर ऐसी है जो इनके साइज के अकॉर्डिंग नहीं है, हाइट के अकॉर्डिंग नहीं है, और इनके पैर पूरी तरह से जमीन पर नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा आगे झुकना पड़ रहा है, यानी कि ये एर्गोनॉमिक्स की अकॉर्डिंग नहीं है, जिसकी वजह से इनको बैक पेन भी हो सकता है और इनका कार्य ठीक प्रकार से नहीं होगा, यानी ये प्रोडक्टिवली वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से एर्गोनॉमिक्स में हम कार्य, उसके आसपास औजारों, वर्क स्टेशन जो इंडिविजुअल स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इसकी स्टडी करते हैं। तो बच्चों हम देखेंगे एर्गोनॉमिक्स के पिलर्स क्या हैं, स्तंभ क्या हैं। एर्गोनॉमिक्स के 4 मेन पिलर्स हैं, एंथ्रोपोमेट्री, बायोमैकेनिक्स, फिजियोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानवमिति। व्यक्ति के शरीर का आकार और माप के अनुसार यदि व्यक्ति के कार्यस्थल को डिजाइन किया जाए, बनाया जाए, तो वह व्यक्ति अच्छे से काम कर सकता है। आप खुद का ही एग्जाम्पल ले लें, यदि आपको ज्यादा लंबे समय तक बैठकर कार्य करना है और यदि आप कंफर्ट महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ज्यादा लंबे समय तक नहीं बैठ पाते हैं। इसलिए एर्गोनॉमिक्स व्यक्तिगत माप का, आकार का बहुत ध्यान रखती है। इसी तरह से जैव यांत्रिकी यानी पेशी कंकाल गतिविधियों और उस पर लगाए जाने वाले बल की स्टडी करना। ह्यूमन फोर्स लगाते समय हमारी मसल्स यूज होती हैं, और ऐसे में कंकाली
पेशीय तंत्रों को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी तरह से शरीर क्रिया विज्ञान, क्या हमारा कार्य हमारे शरीर के अन्य अंगों को प्रयोग किए बिना हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ऐसे में हमारे शरीर के समस्त अंग मिलकर हमारे कार्य को संपादित करने में मदद करते हैं। तो शरीर क्रिया विज्ञान का भी एर्गोनॉमिक्स में अध्ययन किया जाता है। साथ ही इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, बच्चों तनाव, नींद, आलस, इन सभी चीजों का इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में अध्ययन होता है। मतलब मनोविज्ञान जो हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, वर्क स्ट्रेस, इन सभी चीजों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अब हमें ये जानना भी जरूरी है कि एर्गोनॉमिक्स पढ़ने के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। तो एर्गोनॉमिक्स पढ़ के हम अपने कार्यस्थल पर चोट और दुर्घटनाओं के जोखिमों को कम कर सकते हैं, उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, दक्षता को भी बढ़ा सकते हैं, अपने कर्मचारियों के मनोबलों को बढ़ाते हैं, त्रुटियों को कम करते हैं और दोबारा गलतियों करने की आवश्यकता को भी कम कर देते हैं। स्वास्थ्य, दुर्घटनाओं और तनाव के कारण होने वाली अनुपस्थिति को भी हम कम कर सकते हैं एर्गोनॉमिक्स के द्वारा। तो देखा बच्चों, कितने फायदे हैं एर्गोनॉमिक्स के। तो बच्चों अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। उद्यमिता क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू एंड इनोवेटिव एंटरप्राइज और प्रोडक्ट। उद्यमिता एक नए और नव प्रवृत्त उद्यम और उत्पाद या सेवा को स्थापित करने का कार्य है। बच्चों ये एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? आप सब इस करिकुलम को भी पढ़ रहे हैं, बट ये कौन होता है जो एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं? ये होते हैं उद्यमी। एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो एक नए विचार को वास्तविकता का रूप देने का जोखिम उठा सकता है। वो एक छोटे से व्यवसाय को भी बड़ा करता है क्योंकि वो जोखिम उठाता है। उद्यमी हर चीजों को आसान बनाते हैं, चाहे वो कोई अवधारणा हो या उत्पाद हो या नीति हो या संस्था हो। बच्चों ये जो उद्यमी होते हैं ये नई प्रक्रियाएं शुरू करते हैं और ये समाज में परिवर्तन के लिए इंजीनियर्स भी बनते हैं। जो हमारे समाज में चेंजेस आते हैं वो इन उद्यमियों के द्वारा आते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे 3 बहुत ही विख्यात इंडिया के उद्यमियों की पिक्चर्स देख रहे हैं। JRD टाटा, श्री धीरूभाई अंबानी, श्री नारायण मूर्ति, इन सब कोई नाम तो आप जरूर जानते ही होंगे और अब आप इनको पहचान भी पाएंगे। बच्चों अब हम आते हैं उद्यमियों के लक्षण पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। जो एक उद्यमी होता है वो कड़ी मेहनत और वित्त प्रबंधन के कौशल को बहुत अच्छे से जानता है, योजना बनाने और क्रियान्वयन करने का ज्ञान और कौशल रखता है, मल्टीटास्किंग कर सकता है और वो अच्छे संप्रेषण कौशलों का भी उसको बहुत अच्छे से ज्ञान होता है। फिर कठिन मुद्दों को से निपटने और उनके समाधान ढूंढने की क्षमता एक अच्छे उद्यमी में होती है। यथार्थवादी होना और आसान समाधानों की अपेक्षा न करना भी वो एक अच्छा उद्यमी सीखता है। बाकी गतिविधियां इत्यादि, विनम्र होना, संकट की स्थितियों से निपटना, इन सब चीजों की योग्यता होना भी एक अच्छे उद्यमी के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ ही बच्चों हम आते हैं सामाजिक उद्यमिता पे। एक उद्यमी है जो पहले केवल अपने लिए कार्य कर रहा था, अपने व्यवसाय को बड़ा बना रहा था, पर आज के टाइम में ऐसे उद्यमी हैं जो जिनको हम सामाजिक उद्यमी भी बोलते हैं। दे वर्क फॉर द सोसाइटी, दे फोकस ऑन डूइंग सोशल गुड। अच्छे सामाजिक करने पर वो केंद्रित होते हैं। सामाजिक उद्यमी सामाजिक उत्प्रेरक और दूरदर्शी होते हैं। दे आर सोशल कैटलिस्ट एंड विजनरीज। ये मूलभूत सामाजिक परिवर्तनों में टिकाऊ सुधारों का सृजन भी करते हैं। बच्चों ये जो उद्यमी होते हैं ये शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आर्थिक विकास, पर्यावरण या जो भी क्षेत्र जिनको वो चुनते हैं उनमें वो वैश्विक सुधार भी लेके आते हैं। बच्चों इसके साथ मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कोट दिखाती हूँ। कोट फॉर द डे, whatever you decide to do, make sure it makes you happy। बच्चों आप जो कुछ भी कार्य करें, इस चैप्टर में आप सबने पढ़ा कि अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी कार्य करने का सोचें और डिसाइड करें, ये समझ लें कि वो आपको खुश रखे, आप हमेशा खुश रहें उस कार्य को संपन्न करने में।
इसके साथ बच्चों हम आते हैं अपने लास्ट लेग ऑफ द क्लास पे। आप अपनी स्क्रीन पे सब देख रहे हैं अपने गूगल फॉर्म का लिंक, क्विज 9 का लिंक और वर्कशीट 3, बट दिस वर्कशीट 3 इज बेस्ड ऑन यूनिट 1। ये दोनों लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। फटाफट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, गूगल फॉर्म फिल करिए एंड साथ ही साथ अपनी वर्कशीट भी पूरी करके अपनी टीचर्स तक पहुंचाइए। Thank you so much, बच्चों. Have a very blessed week. And here I take the opportunity to thank my team and the technical team too for making this class possible. Thank you, everyone. Thank you, बच्चों. Thank you, everyone.